हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एग्ज़ाम विद शिवी क्लासेस में। अगर आपने वर्णमाला की पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वर्णमाला की पहली वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही वाली वीडियो देखिए। और वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। आज का हमारा टॉपिक है स्वर और व्यंजन का विभाजन। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि स्वरों का विभाजन कैसे होता है, व्यंजनों का विभाजन कैसे होता है, अनुस्वार और विसर्ग किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे होता है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बने। अभी हाल ही में यूपी टेट जो हुआ है उसमें प्लुत से क्वेश्चन आया था कि प्लुत में जो 3 की मात्रा है वो क्या है, तो वो प्लुत था। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो और चाहे वो डीएलएड हो। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोनों ही लिहाज से, चाहे वो डीएलएड हो और चाहे यूपी टेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन मात्रा के आधार पर, जो मात्रा होती है मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। टोटल संख्या स्वरों की कितनी होती है? 9 होती है। ह्रस्व स्वर में क्या आते हैं? अ, ई, उ, री, एक मात्रा। जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। एक मात्रा का समय यानी कि पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे हम एक मात्रा कहते हैं। तो ये ह्रस्व स्वर हमारे हो जाते हैं अ, ई, उ, री। ये मूल स्वर भी हैं, ये हमारे मूल स्वर भी कहे जाते हैं। इनकी संख्या 5 है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। दीर्घ स्वर, जिनमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा कम समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे, दुगना समय लगे। जितना हमें ह्रस्व स्वर बोलने में समय लगा है उससे दुगना समय लगे तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें देखिए कितने वर्ण आते हैं। इसमें आते हैं दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, री। इसमें री बड़ी वाली री है। री 2 होती है, एक छोटी री होती है और एक दूसरी री होती है, ये दीर्घ री होती है। दीर्घ री ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें ये दीर्घ में इतने वर्ण आते हैं। प्लुत में जिसमें 3 मात्रा का समय लगे, ओम, बहुत देर तक जिसमें बोलना पड़े और बहुत देर तक मात्रा लगे उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। 3 मात्रा का समय लगता है। यूपी टेट से इस बार यहीं से क्वेश्चन आया था। अब देखें, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है, परंतु यदि स्वरों की संख्या ऑप्शन में 9 ना हो, 13 तो 13 ऑप्शन से होगा। उसमें दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु और दीर्घ री को भी जोड़ लेते हैं। अगर ऑप्शन ऐसा कभी कभी देता है जिसमें 9 ऑप्शन में नहीं है तो वहां पर हम 13 ऑप्शन ही टिक करेंगे। व्यंजन। व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की टोटल संख्या हमारी कितनी है? 33 महेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग। महेश्वर सूत्र की वीडियो में मैंने व्यंजन को डिफाइन किया है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? वर्ग अगर पूछे तो 5, टोटल कितने हैं? 25। कु, चु, टू, तु, पु, एते, उदिता, उदित भी कहते हैं और इनकी संख्या 25 हो गई। कादेव, मसाना, स्पर्शा। अंतस्थ, या, व, रा, ला, ये वर्ण अंतस्थ कहे जाते हैं। ऊष्म वर्ण, जिन्हें बोलने में हमारे मुख से ऊष्मा लगे, ऊष्मा निकले, गर्म वायु निकले, उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। श, स, सा और ह। ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, ये दंती सा है। इससे भी क्वेश्चन बना है यूपी टेट में कि सा दे दिया था, ये वाला सा पूछा था कौन सा सा है, तो ये दंती सा है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 3 है, छ, त्र, ज्ञा। इसमें श्रा को स्थान नहीं दिया गया है, संस्कृत में श्रा का स्थान नहीं है और इसकी गणना महेश्वर सूत्र में भी नहीं है। 33 इस प्रकार हो जाते हैं, 25 ये, 4 ये और 4 ये, तो टोटल मिला के हमारे 33 हो जाते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन इसलिए फंसता है क्योंकि हिंदी में अयोगवाह 2 ही होते हैं, लेकिन हमारे संस्कृत में अयोगवाह 4 होते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। वर्णमाला में प्रयुक्त ना होते हुए भी अर्थ में सहायक होते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 4। कौन कौन सी? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली, उपध्मानी। अनुस्वार के किसे कहते हैं? अंक की बिंदी जो लगी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है, नासिका। जैसे हमने कहा अंगना, तो हमारी नाक का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग, किसी भी शब्द में बीच में बाद में जो 2 बिंदी लगा दी जाती है, छोटे छोटे डॉट लगा दिए जाते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। जैसे राम शब्द है
और हमने इसमें विसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया, रामः। जीवामूली किसे कहते हैं, का और खा से पहले अर्ध विसर्ग जैसा। का और खा के पहले देखिए ये पूरा विसर्ग ऐसे होता है, इसको जब हम काट देते हैं तो ये आधा हो जाता है, तो आधा विसर्ग ऊपर हो जाता है, आधा नीचे हो जाता है, तो इसे ही कहते हैं का खा से पहले अर्ध विसर्ग जैसा अगर हो तो जीवामूली है, और इसका उच्चारण स्थान जीवामूल है, नाम से ही पता लग रहा है। अब बात कर लेते हैं उपदमानी की। पा फा से पहले अर्ध विसर्ग जैसा, जब जैसे का खा से पहले अर्ध विसर्ग जीवामूली कहलाता है, पा और फा से पहले अर्ध विसर्ग जैसा उपधमानीय कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अनुनासिक किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है अनुनासिक कहलाते हैं। वर्गों के पंचमा अक्षर क ख ग घ अंग च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब म, जो भी पांचवें वर्ण है वो हमारे अनुनासिक कहे जाते हैं। निरनुनासिक, अनुनासिक के अलावा जितने भी वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम निर्नुनासिक कहते हैं। सभी स्वर अनुनासिक या निर्नुनासिक होते हैं, क्योंकि जितने भी थे वो अनुनासिक में आ गए, बाकी जो भी बचता है वो निर्नुनासिक में आ जाता है। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।